प्यारे बच्चों, मैं अमित कुमार राजकीय इंटर कॉलेज जौरासी जनपद अल्मोड़ा से इस क्लास 12th की भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है मानव भूगोल की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र, जो कि पहले चैप्टर है। तो इसे अच्छी तरीके से रीड करें, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक मानव भूगोल। मानव भूगोल का जो श्रेय जाता है वो जाता है जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को। उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि मानव भूगोल से संबंधित है, उसमें उन्होंने 2 भाग दिए थे। पहला भाग था पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव, और दूसरा भाग था मानव के क्रियाकलाप का पर्यावरण पर प्रभाव। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो मानव भूगोल है वो क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाकलापों के अंतर संबंधों का अध्ययन। आया होगा सभी के समझ में? एक बार फिर कहता हूं, मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाकलापों के अंतर संबंधों का अध्ययन है। यह है मानव भूगोल। अब है इसकी प्रकृति। अब प्रकृति को समझने के लिए मैं एक छोटा सा वर्ड यूज करता हूं, स्वभाव। इंग्लिश का वर्ड है नेचर। हम कहते हैं ना कि उस बंदे का जो स्वभाव है वो इस प्रकार का है, या नेचर है वो इस प्रकार का है। तो वही चीज लागू होती है प्रकृति के ऊपर। प्रकृति का प्रभाव या प्रकृति का स्वभाव या प्रकृति की नेचर किस प्रकार का है, इसको समझने के लिए हम देखेंगे भौगोलिक विचारधाराएं। जो कि भौगोलिक विचारधाराएं, पहली विचारधारा है हमारी निश्चयवाद, जिसे हम नियतिवाद भी कहते हैं। दूसरी विचारधारा है हमारी संभववाद, और तीसरी विचारधारा है हमारी नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। अब थोड़ा हम इसको विस्तार में देखेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पहली विचारधारा, निश्चयवाद या नियतिवाद। इस विचारधारा के समर्थक हैं रेटजेल, कार्ल रिटर, कुमारी एलन सैम्पुल, कांट महोदय और हम्बोल्ट महोदय। इनका मानना ये था कि प्रकृति ही सारी क्रियाकलाप करती है, मानव तो सिर्फ एक दास के समान है। पृथ्वी पर जो भी घटना घटित होती है वो प्रकृति ही घटित करती है। जो भी समस्या उत्पन्न होती है मानव के सामने वो प्रकृति ही करती है, और उसका समाधान भी प्रकृति ही बताती है। यहाँ तक कि कुमारी एलन सैम्पुल ने तो यह तक कह दिया कि मनुष्य जो है पृथ्वी की उपज है। यानी उपज है मतलब वो पृथ्वी का दास है या प्रकृति का दास है। जैसे हम कहते हैं ना कि अमुक बंदा उसका दास है। अब यानी जो दास होगा तो वो अपने मालिक की ही बात मानेगा, जो भी काम करेगा उसका मालिक करेगा, और उसको उस कार्य को अमल में कौन लेकर आएगा? उसका दास। वही चीज है, जो भी कार्य क्रियाकलाप है वो कौन करेगा? प्रकृति करेगी, और उसको लागू कौन करेगा? वो हो गया मनुष्य। तो इसी को हमने कहा निश्चयवाद। या निश्चय मीन्स निश्चित है एक चीज कि ये चीज ऐसे ही होगी। ठीक है। अब बात हम करते हैं दूसरी विचारधारा पर, जो कि संभववाद। नाम से ही पता चल रहा है संभववाद। संभव मीन्स यानी जो किसी हद तक कोई भी बात संभव हो सकती है। इसके जो समर्थक हैं ब्लांस महोदय, ब्रोन्स महोदय और फेब्रे महोदय। इन्होंने कहा कि मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है।
उन्होंने कहा कि मानव जो है प्रकृति की गति को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। यानी अपनी जरूरत के अनुसार मानव प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकता है। जैसे हम देखते हैं एक जंगल होता है, जंगल को काट कर छांट कर समतल बना करके हम क्या करते हैं, उसमें खेती करना शुरू करते हैं। और जब खेती करना शुरू हमने किया, पेड़ तो हमने सारे काट दिए, उसमें मिट्टी बची, उसमें हमने खेती करना स्टार्ट किया, बीज बोए, तो वो क्या करा हमने, उसकी दिशा तो हमने परिवर्तित नहीं करी, लेकिन अपनी जरूरत के अनुसार हमने उसमें कार्य करना शुरू कर दिया। ये हो गया संभववाद। एक चीज और बताता हूँ, हमारे घर में, सभी घर में बेड भी है, फर्नीचर भी है, और लोहे के सामान भी हैं, जैसे बाइक है और कार है, साइकिल भी हैं, फ्रिज है, कूलर है। ये सब क्या है भाई? लोहा हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति देती है। उसमें हम अपनी ज़रूरत के अनुसार ढाल करके हम उसके फ्रिज भी बना लेते हैं, कूलर भी बना लेते हैं, मोटरसाइकिल, कार, सभी कुछ बना लेते हैं। पेड़ पौधे हमें प्रकृति ने दिए हैं, प्रकृति में भी हम अपनी ज़रूरत के अनुसार काट छाट करके फर्नीचर बना लेते हैं, बेड वगैरह सब कुछ बना लेते हैं। ठीक, यहाँ तक कि जो हमारा घर बनाते हैं हम लोग, वो ईंटों से बनाते हैं, तो ईंटें भी काहे से बनती है? मिट्टी से, और मिट्टी हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है। तो यह हमारा संभववाद है। तो प्यारे बच्चों, तीसरी विचारधारा है हमारी नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद। इस विचारधारा के समर्थक हैं ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने इसको बताया कि यह जो विचारधारा है निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। उनके अनुसार मनुष्य अपनी जरूरत के अनुसार प्रकृति पर निर्भर करता है। उन्होंने ये बताया कि प्रकृति के क्रियाशील होने पर, यानी प्रकृति क्रियाशील होती है, आप देखते हैं काले, आप एक पेड़ काटेंगे फिर वो धीरे धीरे करके दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति क्रियाशील होने के कारण वो प्रकृति से अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ढंग से कर सकता है। मतलब अभी हमने संभववाद में देखा था कि अपनी जरूरत के अनुसार हम प्रकृति में काट छाट करके उसको यूज करते हैं। वही चीज ये कह रहे हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के अभाव में नहीं कर सकते। यानी हमें हर चीज, जो भी चीज चाहिए, यूजेबल डेली यूज जो हम करते हैं, उसमें सब हमें प्रकृति चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है, ना ही उसका स्वामी। इन दोनों की बीच की स्थिति जो है वही नवनिश्चयवाद है। उन्होंने इस विचारधारा को रुको और जाओ से संबोधित किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के सामने तीनों विचारधाराएं आ गई होंगी। नहीं आएंगी कोई बात नहीं, इस वीडियो को बार बार देखना। अब बात करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर। तो हम बात करते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब इसमें हम देखते हैं नंबर 1 सामाजिक भूगोल, नंबर 2 नगरीय भूगोल, नंबर 3 राजनीतिक भूगोल, नंबर 4 जनसंख्या भूगोल, नंबर 5 आर्थिक भूगोल, और नंबर 6 आवास भूगोल, जिसे हम कहते हैं ग्रामीण बस्तियां। आप लोगों ने सब पढ़ी होंगी 11th क्लास में ना, 12th क्लास में अपनी ग्रामीण बस्तियां पढ़ी हैं, उसी को हम आवास भूगोल में लेते हैं। अब जनसंख्या भूगोल में हम पूरे विश्व की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और सामाजिक भूगोल में हम व्यवहारवादी भूगोल का अध्ययन करेंगे, कल्याणकारी भूगोल का अध्ययन करेंगे, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करेंगे,
और चिकित्सा भूगोल का अध्ययन करेंगे। नगरीय भूगोल में हम पूरे नगर में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। और राजनीतिक भूगोल में हम निर्वाचन भूगोल का अध्ययन करेंगे, सैन्य भूगोल का अध्ययन करेंगे। आवास भूगोल में हम पूरे जो भूगोल में आवास में समझ गया, जो घर होते हैं चाहे वो मिट्टी के घर हो, लकड़ी के हो, फूस के घर हो या पक्के मकान, उनका अध्ययन किया जाएगा। तीसरा है हमारा लास्ट है हमारा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम जो अध्ययन करेंगे समस्त प्रकार की जो क्रियाकलाप हैं जिनसे हमें धन प्राप्त होता है, उसमें हम देखेंगे पहला संसाधन भूगोल, यानी किसी भी कार्य करने के लिए किसी संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, उसका अध्ययन। फिर एक कृषि भूगोल, कृषि से संबंधित सारी जानकारियां, उसके कृषि में क्या क्या क्रियाकलाप किए जाते हैं, उसका अध्ययन। फिर देखेंगे हम उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल और पर्यटन भूगोल। अब विपणन भूगोल क्या है, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का एक शब्द आ गया। विपणन भूगोल, विपणन मीन्स मार्केट। आप जिस चीज का उत्पादन करते हैं उसको किस प्रकार से आप बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, उसका अध्ययन। और पर्यटन भूगोल में जो पर्यटन स्थल हैं भारत के अंतर्गत, उनका हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, कितनी आय उससे प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ से उसके नागरिक आते हैं, कैसी वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। तो आज का हमारा टॉपिक ये संपूर्ण होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा कि मानव भूगोल की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र। जल्द ही मैं दूसरी क्लास का जो 12th क्लास का दूसरा चैप्टर है उस पर कोई वीडियो बना कर डालूंगा। तो ये हमारी जो क्लास है 12th क्लास, ये इसका वीडियो सभी के पास आसानी से पहुंच सके, इसलिए आप इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होगा लाल अक्षरों से, उसको दबाएं और उसके बराबर में एक बेल आइकन होगा यानी घंटी का निशान होगा, उसको भी दबाएं। इससे ये फायदा होगा कि जो भी मैं क्लास की वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।